देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा ठीक है, तो देखो लास्ट हम लोगों ने क्या किया था, क्योंकि लैपटॉप थोड़ा चेंज करना पड़ा है, मेरे पास वो डेटा है नहीं, बट मैंने लास्ट क्लास का एक बार वीडियो चेक किया तो लास्ट हम लोगों ने ये पढ़ा था, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है नहीं मेरे पास, ये वाला क्वेश्चन हुआ था, एक बार देख लो 17.18 অনেক ছিল লাস্ট পর্যন্ত, লাস্ট ক্লাসে আমি যেটা দেখলাম ভিডিওতে, এটাই কি করিয়েছিলাম? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ 17.17 না? হুম, না 8, দেখো 17.18। হ্যাঁ ম্যাম হয়েছিল এটা। हम्म, ठीक है, तो देखो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइंस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, इससे स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज। ठीक है, हेडिंग करें प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइंस और प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइंस, बस इतना ही लिखा हुआ रहने दो। ठीक है, जब पहला है कि चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन चेंज का मतलब कुछ भी प्लस माइनस होना, ओरिजिनल डेटा में स्केल चेंज का मतलब इनटू डिवाइड होना। ठीक है, तो ओरिजिन चेंज में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, और जो स्केल चेंज है उसमें वैल्यू एंड साइन बोथ इम्पैक्ट ऑन, ऐसे लिख दो, इम्पैक्ट ऑन वैल्यू एंड साइन बोथ। ठीक है, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया मैंने, थोड़ा ठीक कर लो लैंग्वेज। इम्पैक्ट ऑन वैल्यू एंड साइन, इम्पैक्ट ऑन वैल्यू एंड साइन। ठीक है, वैल्यू और साइन दोनों पे इम्पैक्ट होगा। तो ये वाला समझते हैं कैसे करके होगा। देखो जैसे अगर मेरा एक्स किस में चेंज होता है, यू में, जैसे कार्ल पियर्सन कोर रिलेशन कोफिशिएंट जो तुम लोग पढ़ रहे थे, कोर रिलेशन वाला। ठीक है, सीखना सही है। पेज इसमें अलग सिस्टम है क्या? एक मिनट, ये बोल रहा है कि बस इतना ही लिख सकते हैं, इसके आगे पेज ऐड ऑन करना पड़ेगा, वो तो हम कर लेंगे, लेकिन स्क्रॉल नहीं करेगा। ठीक है छोड़ो, ऐड ऑन करके ही कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो देखो x जो है वो u में ट्रांसफर होता है, y जो है वो हम लोग का v में ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर रिग्रेशन लाइंस और रिग्रेशन कोफिशिएंट जो था वो क्या था, अगर लाइन तुम लोग को याद है तो एक था x माइनस एक्स बार bxy
इंटू वाई माइनस वाई बार, ऐसे करके था। अभी हम दिखा नहीं पा रहे क्योंकि लिखा हुआ होगा, तुम लोग कॉपी में देखो, क्योंकि पेज है नहीं ना, मतलब ये दूसरा वाला लैपटॉप है इस वजह से, ठीक है। वाई माइनस वाई बार, यहाँ पर बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, ये सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम। अच्छा, अब यहाँ पर अब मुझे रिग्रेशन लाइंस जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन एंड कोफिशिएंट दोनों ही लिख दो, ठीक है, इसके साथ एंड कोफिशिएंट, एंड कोफिशिएंट, ठीक है, दोनों चीज को ही लिख दो। तो ये बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, इसका चेंजेस हम बता रहे हैं। जैसे एक्स जो है वो यू में ट्रांसफर होगा अगर कोई स्केल चेंज या ओरिजिन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो एक्स यू में ट्रांसफर होता है और वाई जो है वो वी में ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब अगर मुझे बी यू वी निकालना हो, जैसे बी एक्स वाई होता है, वैसे अगर मुझे बी यू भी निकालना हो तो वो कैसे होगा? ওটা ठीक ওই है, हाँ এক্স बोलो। তার মানে ওটা ওই এক্স মাইনাস এক্স বার ইকুয়ালস টু বি ইউ ওয়াই না বি ইউ ভি। नहीं, ये ऐसे लिखेंगे, देखो, चेंज ऑफ, ये देखो ये नया वाला है, चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ स्केल ऑफ वाई, ऐसे हो, ठीक है। सेम तरीके से बी वी यू बताओ फिर क्या होगा। एक बी एक्स वाई, एक बी वाई एक्स, तो बी एक्स वाई का चेंजेस ऐसे होगा, बी एक्स वाई का चेंजेस हो जाएगा चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स बाय चेंज ऑफ स्केल ऑफ वाई, तो फिर बी वी यू का क्या होगा? मैम बी एक्स वाई इंटू বি এক্স ওয়াই হবে না তো, ইউ, ইউ যদি এক্স যদি ইউ হয়, ওয়াই যদি ভি হয়, ओ তাহলে बी वाई एक्स, सॉरी मैम है ইন্টু, बोलो देख देख के सिमिलर तरीके से, चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स बाई वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ওটা ওয়াই বাই এক্স হয়ে যাবে। तो चेंज ऑफ स्केल ऑफ वाई डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। एक- ये नए वाले में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है, इसमें जैसे कि देखो, ये वाला, इस पे ये वाला क्वेश्चन करते, 17.19। 17.19, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ऐसा है। अच्छा, एक मिनट रुको तो, देखो इसमें क्या बोल रखा है, बोल रहा है कि इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड u is u plus 3x equal to 10 and between two other variables y and v is 2y plus 5b equal to 25, ठीक है। तो हम लोग को दो इक्वेशन दे रखा है, एक दे रखा है u plus 3x equal to 10, u plus 3x equal 10, ठीक है, और दूसरा एक दे रखा है 2y plus 5v, 25, and the regression coefficient of y on x। तो regression coefficient of y on x मतलब क्या, bxy या byx, मतलब regression coefficient, और regression coefficient कौन सा वाला है? वही तो दो है ना, एक है हम लोग का bxy, एक byx, तो ये कौन सा वाला है? y on x 0.80, तो ये कौन सा वाला है, बोलो। এটা ওটা y on, হ্যাঁ ওয়াই बोलो। ওটা বি ওয়াই एक्स। हाँ बी वाई एक्स, वाई ऑन एक्स होने से क्या होता है, बी वाई एक्स, तो बी वाई एक्स हम लोग को क्या दे रखा है, 0.80। यहाँ तक क्वेश्चन दे रखा है व्हाट वुड बी द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ v ऑन u, मतलब क्या निकालना है, v ऑन u मतलब जैसे y ऑन x मतलब बी एक्स वाई, तो v ऑन u मतलब
YX। अभी तो सिखाया, ये देखो बी वाई एक्स का क्या होता है? ये तो बी लिखोगे, ठीक है, एक्स मैम बी चेंज होता बी है VU मैम। भी यू होगा, ठीक है, एक्स चेंज होता है यू में, वाई चेंज होता है भी में, है ना? तो बी भी यू हो जाएगा, क्योंकि बोला है भी ऑन यू, तो भी जिस जो और मतलब डिपेंड्स ऑन होता है वो पहले होता है, जैसे y ऑन x तो बी वाई एक्स, भी ऑन यू तो भी यू, ठीक है, तो जिस ऑन जो होगा वही एज इट इज बैठ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है? बी भी यू। तो बी भी यू कैसे निकालेंगे? तो बी भी यू का फॉर्मूला क्या सीखा हम लोगों ने? बी भी यू करने से हमें क्या करना पड़ेगा? बी वाई एक्स लेंगे कि बी एक्स वाई लेंगे? तो यहाँ बी लिखोगे, पहले दिमाग में ये चलाओ कि एक्स मेरा ट्रांसफर होता है यू में, और भी मेरा सॉरी y मेरा ट्रांसफर होता है भी में, ठीक है, तो यहाँ भी है, तो भी के जगह क्या आ जाएगा? वाई y, ठीक है, और u के जगह क्या आ जाएगा? एक्स। x। एक पता चल गया तो दूसरा तो वैसे ही पता चलेगा, ठीक है। अब बी भी यू निकालने का क्या सिस्टम है? बी वाई एक्स इंटू ऊपर क्या हो जाएगा? चेंज, स्केल ऑफ वाई बाई चेंज इन स्केल ऑफ एक्स। हाँ, चेंज ऑफ स्केल ऑफ y और चेंज ऑफ स्केल ऑफ x, चेंज ऑफ स्केल ऑफ y चेंज ऑफ स्केल ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि स्केल चेंज क्या है और क्या है? तो ये देखो, बी वाई एक्स हमें गिवन है क्वेश्चन में 0.80, ठीक है। स्केल चेंज ऑफ वाई वो कितना है, वो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखो, वाई भी में ट्रांसफर होता है, मतलब यहाँ ये भी वाला जो इक्वेशन है उससे हमें चेंज ऑफ स्केल ऑफ वाई निकालना पड़ेगा, और एक्स यू में ट्रांसफर होता है, इसीलिए इस इक्वेशन से हमें चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। मतलब ये वाला हो जाएगा u इक्वल टू समथिंग, ठीक है, और ये हो जाएगा v इक्वल टू समथिंग। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये ऐसे लिखेंगे, v हो जाएगा 25 माइनस 2y/5, और आगे इसको और लिख लेते हैं ऐसे 25/5 माइनस 2/5y, ठीक है। तो बोलो, स्केल चेंज एक्स का क्या है? एक्स का स्केल चेंज का मतलब एक्स और एक्स डेटा के साथ जो भी मल्टीप्लाई हुआ है उसको हम लोग स्केल चेंज बोलते हैं, तो यहां से पता चलेगा। तो चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स यहां से पता चलेगा, क्योंकि एक्स वाई यू को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक्स वाला, ठीक है। तो एक्स का स्केल चेंज क्या है, मतलब एक्स में क्या मल्टीप्लाई हुआ? ओरिजिनल डेटा -3। -3, ठीक है, सही, -3 बोलना पड़ेगा, ठीक है, ये सही आंसर होता है -3। और चेंज ऑफ स्केल ऑफ वाई यहां से मिलेगा, ठीक है। तो वाई में क्या मल्टीप्लाई हुआ है वही स्केल चेंज होता है, -2/5। -2/5, तो ये हो गया -2/5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 0.80 इंटू -2/5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई -3, बोलो कितना होगा? बोलो। ক্যালকুলেটরে পুরোটা করো না, 0.80 ইন্টু 2 ডিভাইড মাইনাস মাইনাস তো ক্যান্সেল আউট হয়ে जाएगा, 0.80 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15। हम 0.1066 है। 0.1067 ये कर देते हैं। अब देखो आंसर, चलिए अच्छा, 0.10, अच्छा मतलब 8/75 करके देखो। हाँ, उतना ही तो आ रहा है, 0.80 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 2। हम लोग का भी तो इतना ही आया ना, 8/75 ही तो आ रहा है हाँ मैम। 70।
75 আসছে তো আমাদের। ম্যাম এইটা আসছে, ওখানে তো 8/75 দিয়েছে আমাদের, কিন্তু 8/75 করলেও তো মনে হচ্ছে এটাই আসবে। একই আসছে। হ্যাঁ, ওটা 75 এই জন্য হয়ে গেছে, এই যে এটা মনে হয় সরিয়ে দিয়েছে পয়েন্টটা, 8-এর তলায় 10 করে দিয়েছে, এটা কেটে 5 হয়ে গেছে, 5×5 = 25, 3-এ 75, আর ওদিকে 2 আর 8, 8 থেকে যাবে, 2 কেটে যাবে, মানে এটা सरिए दिएছে, এটা বলতে চাইছি। ऐसे करके किया है तभी 75 आ गया। छोड़ो, हम लोग तो अपना कैलकुलेटर यूज करेंगे तो ऐसे करके हो जाएगा। तो देखो, अगर मुझे बोल दे कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई ये कोफिशिएंट होता है रिग्रेशन लाइन का, लेकिन मुझे अगर बोल दे बी मतलब चेंज कुछ हुआ है ओरिजिनल डेटा में और मेरा कोफिशिएंट बन गया है बी यू भी और बी भी यू, ये दो चीज बनेगा, तो फिर उसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो वो इस क्वेश्चन से हमें समझ में आया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसके बाद और एक क्वेश्चन करेंगे। टोटल 3 प्रॉपर्टी है, ये पहला वाला पढ़ लिया। ठीक है, ये देखो इन्होंने भी वैसे लिखा है, लेकिन मैंने पूरा डिटेल्स में लिखवा दिया है कि ये पी और क्यू का मतलब क्या है। ठीक है, तो वो करने से ही होगा, यहाँ से देखने का जरूरत नहीं है। फिर बोला है 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट x बार y बार वेयर x एंड y आर वेरिएबल अंडर कंसिडरेशन। तो देखो फिर से पेज बदलना पड़ेगा। ठीक है, मुझे याद नहीं रहा है क्योंकि इसमें मुझे हैबिट ही नहीं है करने का, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, the two lines regression intersect at the point x bar comma y bar where x and y are the variables under consideration। वही लिख दिया मैंने, ठीक है, जो वहां लिखा हुआ था। मतलब बोल रहा है कि जैसे ये मान लो दो रिग्रेशन लाइन है, एक हम लोग का ऐसा और दूसरा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो बोल रहा है ये दो रिग्रेशन मतलब दो लाइन ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक हमारे एक्स एक्सिस के साथ जिसका दूरी कम होना चाहिए, एक वाई पढ़ाया था ना। ठीक है, जब क्योंकि रिग्रेशन लाइन तो बनता नहीं है स्कैटर्ड, मतलब चारों तरफ बहुत सारे पॉइंट होते हैं, उसमें से हमें बीच में से पॉइंट हमें मिलता नहीं एग्जैक्टली, बीच से हमें एक स्ट्रेट लाइन बनाना होता है, जहां पर पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का दूरी जितना कम हो उतना अच्छा है। ठीक है, तो वो एक्स ऑन वाई के केस में कौन सा दूरी कम होना चाहिए, जो मतलब एक्स एक्सिस तो यहाँ होता है ना, तो फिर एक्स एक्सिस से दूरी कम होना चाहिए, वाई एक्सिस से दूरी कम होना चाहिए, इस तरीके का लाइन होगा। चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी हम लिख देते हैं ये हम लोग का एक्स ऑन वाई वाला लाइन हो गया, ये वाई ऑन एक्स वाला लाइन हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो ये वाई ये पीला वाला जो है ये वाई एक्सिस से ज्यादा पास है। ठीक है, और ये ग्रीन वाला देखो एक्स एक्सिस के ज्यादा पास है, तो उस तरीके से बना है। अब ये दो लाइन अपने आप को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब एक दूसरे को যেটাকে বাংলাতে বলে छेद করেছে। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये मेरा एवरेज पॉइंट होगा एक्स बार वाई बार। द टू रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट एक्स बार वाई बार वेयर एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल अंडर कंसिडरेशन। एक्स वाई वेरिएबल है, और ये उससे जो हमारा रिग्रेशन लाइन बनेगा वो दोनों लाइन जब अपने आप को इंटरसेक्ट करेगा तो वो कौन से पॉइंट पे करेगा, एवरेज पॉइंट पे करेगा। अब इस पे भी एक क्वेश्चन है, चलो देखते हैं और इस पॉइंट को समझ लेंगे। ये वाला 17.20, इसमें क्या बोला है देखो, बोल रहा है कि फॉर द वेरिएबल एक्स एंड वाई, क्योंकि एक्स वाई वेरिएबल अभी पढ़ा था, रिग्रेशन इक्वेशन कुछ इस तरीके से 7x माइनस 3y माइनस 18 एंड 4x माइनस वाई माइनस 11। तो हम पहले दो लाइन लिख लेते हैं, 7x माइनस 3y माइनस 18, 4x माइनस वाई माइनस 11। ठीक है,
ये दो रिग्रेशन लाइन हो गया हम लोग का। फाइंड द एरिथमेटिक मीन्स ऑफ एक्स एंड वाई बोल रहा है कि एरिथमेटिक मीन यानी एवरेज एक्स मतलब एक्स बार वाई बार निकालो। तो अगर मुझे दो रिग्रेशन लाइन दे दिया है तो मैं एक्स बार वाई बार कैसे निकालेंगे? तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्स बार वाई बार निकालने के लिए मुझे एक्स और वाई का जो एक्स वाई होगा ना वही हम लोग का एक्चुअली एक्स बार वाई बार हो जाएगा। मतलब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, जैसे 9 10 में सॉल्व करना सीखे थे। सॉल्व करने के बाद जो जो पॉइंट एक्स और वाई का जो वैल्यू निकल के आएगा वही मेरा एक्स बार वाई बार होगा। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? अब मान लो पहले वाले इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, ठीक है, और ये वाले इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, ठीक है। तो देखो 7x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल 0, क्योंकि मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और ये 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 12x माइनस 3y माइनस 33 इक्वल टू 0। मैंने ऐसे किया, तुम लोग किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। ये वाला मेथड सबसे बेस्ट होता है, एलिमिनेशन, এটাকে বাংলাতে বোধহয় অপনয়ন পদ্ধতি বলে। ये वाला बेस्ट होता है, मतलब जल्दी होता है मेरे हिसाब से। बाकी जो भी करने जाओगे टाइम टेकिंग हो जाएगा। माइनस 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 कर दो, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने माइनस कर दिया। तो ये देखो एक माइनस और माइनस माइनस में प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 7 माइनस 12 कितना हो जाएगा? -5x। और ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस में प्लस 33, यानी प्लस कितना हो जाएगा? 33 माइनस 18, 15 हो गया, ठीक है। -5x माइनस 15, तो x कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। सेम अब x का वैल्यू पुट करके किसी भी एक इक्वेशन में और y निकाल लेते हैं। तो पुट कर लेते हैं x इक्वल 3 इन इक्वेशन 2, 2 वाले इक्वेशन में पुट कर देते। इस इक्वेशन को 1 नाम दे देते, इसको हम दे देते 2, 2 में पुट कर लेते हैं। तो 4x माइनस वाई इक्वल 11 है। 4 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल 11, तो फिर कितना आ जाएगा? माइनस वाई इक्वल टू 11 माइनस 12, वाई -1। तो आंसर कितना आ गया? 3 का वैल्यू, नहीं, माइनस 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 कैंसिल आउट होके 1, तो 3 और 1, ठीक है, 3 और 1 आ गया। तो एक्स बार 3 और वाई बार 1 आ जाएगा, ठीक है। तो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जैसे तुम लोग 9 10 में भी करते थे ना कि अगर इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा वही इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। और यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट वाला ही मेरा एवरेज वैल्यू है, ठीक है। पॉइंट जो है वो एवरेज पॉइंट निकल के आएगा, बस और कुछ नहीं। नॉर्मल सॉल्व करने से ही आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कितना आंसर है, 3 और 1, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन खत्म नहीं है, अभी यहाँ पर बोला है कि आइडेंटिफाई द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। इसमें से कौन सा y ऑन x है? देखो अब इसमें एक चीज क्या है ना, हमें दो इक्वेशन बता दिए, बट कौन y ऑन x है और कौन x ऑन y है वो हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, क्योंकि y ऑन x का क्या होता है? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब इसको भी तुम लोग y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। फिर दोनों में से है कौन सा y ऑन x, वो हम लोग कैसे समझेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग का रूल्स है, देखो वो देख के हमें समझना पड़ेगा कि वाई ऑन एक्स कौन सा होगा। देख, उसके लिए पहले थोड़ा एक पॉइंट मुझे समझाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग इसका आगे का पॉइंट कर सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट हो गया, बाकी पॉइंट करने के लिए पहले कुछ सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखो, अगर तुम लोग को याद है कि हम लोग का एक ऐसा फॉर्मूला होता है, आर एक्स वाई होता है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट ये जो है बी एक्स वाई बी वाई एक्स, ये मल्टीप्लाई और इसका ओवर रूट करने पे जो आंसर आएगा वो आर एक्स वाई का होगा। आर एक्स वाई क्या होता है? कोर रिलेशन का कोफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आगे जाके हम लोग इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, दूसरा फॉर्मूला। जैसे अगर तुम लोग देखोगे लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया है, कॉपी में अगर देखोगे तो दिखेगा, क्योंकि अभी हम नहीं दिखा पा रहे हैं मेरे पास, क्योंकि जो मैंने बोला लैपटॉप प्रॉब्लम, ठीक है। तो बी एक्स वाई का ये मैंने ऐसा एक फॉर्मूला लिखवाया था, आर इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ, सॉरी उल्टा हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। अगर बी एक्स वाई है, देखो कॉपी में एक बार देखो, और अगर बी वाई एक्स है तो आर इंटू क्या होगा, मतलब ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का कोर रिलेशन के साथ जो फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है। और आर इंटू क्या लिख पाया था, एक बार देख के बोलो,
चेक करो ना, मिलेगा। ये लास्ट क्लास में ही लिख पाया था। अच्छा, इसको देख के तो बोल सकते हो, कॉपी में And मिलना चाहिए। standard deviation of y by standard deviation of x. एक्स, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये देखो, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ आर स्क्वेयर। तो इसको क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस आर, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो ऐसे करके आता है। अच्छा, अब एक चीज समझो, ये सब समझने के लिए तो आर एक्स वाई का फॉर्मूला क्या सीखा था, कॉब एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। अच्छा, बी वाई एक्स क्या सीखा था, कॉफ एक्स कॉमा वाई, इसका और एक फॉर्मूला भी सीखा था कॉफ वाला, क्या सीखा था, याद है, कॉफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। याद करो, वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस तरीके से लिखा हुआ है। तो वेरिएंस का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो ये तो y ऑन x है, तो इसमें इंडिपेंडेंट कौन है, बोलो। ऐसे करके हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिग्रेशन। मैम एक्स एक्स, तो एक्स का वेरिएंस मतलब एस डी ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। सेम तरीके से अगर हम लोग लिखे बी एक्स वाई, तो इसको क्या लिखोगे, कॉफ एक्स कॉमा वाई। देखो स्टार्टिंग में लिखा होगा, नीचे लिखा होगा कि वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्स ऑन वाई में इंडिपेंडेंट कौन है, वाई, ठीक है। तो वेरिएंस का मतलब क्या होता है, एस डी का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एस डी ऑफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, मुझे एक चीज बोलो कि ये जो नीचे का जो वैल्यूज दिख रहा है तुम लोग को, ये क्या होगा आंसर, ऑलवेज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, बता सकते हो। ये जो Ma'am, एस डी ऑफ एक्स, positive. हाँ, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्यों, बता सकते हो क्यों पॉजिटिव हो, आंसर तो सही है बट क्यों। Ma'am, square আছে এই দুটো। हाँ हाँ, लेकिन वो ऊपर वाला, ये दो तो स्क्वायर है, किसी भी हालत में सही बात है, पॉजिटिव ही होगा। और ये जो एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई, টাকা মাইনাস মাইনাস থাকলে প্লাস হয়ে যাবে। কিন্তু প্লাস মাইনাস तो माइनस हो जाएगा। एक्चुअली देखो, एस डी अगर नहीं किया है तो नहीं बोल पाओगे, बट जिन्होंने किया है उनको तो बोलना चाहिए। बोलो, एस डी का आंसर कभी भी क्या नहीं होता है, माइनस है। माइनस नहीं नेगेटिव होती, ना नेगेटिव नहीं होता। उसका रीजन, अगर मतलब किया है क्लास, मैंने क्लास भी शेयर कर रखा है, अगर तुम लोगों ने कभी देखा है तो वहां पर एक बात हम बार बार बोलते हैं कि वो तो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन वाला चैप्टर, जहां पर एसडी हम लोग सीखते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं। डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता है। डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें एक मेथड दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके अलावा बहुत सारा मेथड होता है जिसमें ये सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस, क्योंकि कभी हम लोग बोलेंगे कि हम लोग -10 किलोमीटर दूरी पे, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो डिस्टेंस क्योंकि बताया जाता है, तो डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता है, तो कभी भी स्टैंडर्ड डिवीजन का आंसर नेगेटिव में नहीं होगा। और वैसे भी अगर तुम लोगों ने तुम लोग भूल भी गए हो कि स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या रूल्स था, या फिर किसी ने नहीं भी किया है, फिर भी एसडी का फॉर्मूला क्या है, ऐसा है, समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स का, वाई का होगा तो वाई से हो जाएगा। मुझे एक चीज बोलो, अगर अंडर रूट मेरा नेगेटिव आया तो क्या कभी सॉल्व होगा, না ma'am। नहीं होगा ना। तो फिर एसडी का आंसर इसीलिए ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसीलिए ये तीनों डेटा मेरा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये वाला देखो, ये जो है कॉप, इसका आंसर क्या होगा, ये जो कॉप, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। इसका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इसका ऐसा थोड़ी है कि पॉजिटिव भी होना पड़ेगा या नेगेटिव भी होना, कोई भी हो सकता है। जैसे अगर तुम लोग क्वेश्चंस देखोगे, हम लोगों ने सेट बी से क्वेश्चन किया, अलग अलग क्वेश्चन किया, वहां पर कोवेरिएंस का आंसर मेरा नेगेटिव हो ही सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा कॉफ एक्स वाई, मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है
कॉफ एक्स कॉमा वाई मेरा नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और एक पॉइंट ये है कि साइन ऑफ बी वाई एक्स, बी एक्स वाई एंड आर एक्स वाई ऑलवेज ऑलवेज सेम, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि बी वाई एक्स का आंसर और बी एक्स वाई का आंसर और आर एक्स वाई का आंसर का साइन ऑलवेज सेम होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखो ये नीचे का आंसर तो इसमें पॉजिटिव, ठीक है, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, अभी हम लोगों ने देखा लॉजिक। अब देखो अगर इसका पॉजिटिव हुआ तो आर एक्स वाई का आंसर, कॉब अगर पॉजिटिव हुआ तो आर एक्स वाई का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव। अगर अगर मेरा आर एक्स वाई में यहाँ पर कॉफ पॉजिटिव है तो वही कॉफ तो यहाँ भी यूज होगा, तो यहाँ का कॉफ का भी फिर साइन क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि ये थोड़ी ना चेंज होने वाला है, यहाँ पर जो कर्व यूज हो रहा है यहाँ पर भी वही हो रहा है, तो इसमें भी आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। ये भी अगर पॉजिटिव हुआ तो इसमें भी आंसर आ गया पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो इसीलिए इसका मतलब क्या हो गया कि बी वाई एक्स, बी एक्स वाई और आर एक्स वाई सभी का साइन ऑलवेज सेम होगा। अब मान लो बाई चांस अगर यहाँ नेगेटिव हुआ, कर्व का आंसर नेगेटिव, तो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव हुआ और नीचे तो पॉजिटिव फिक्स है तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव क्या आंसर हो जाएगा? फिर आंसर किसका आ जाएगा? नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका सेकंड वाले केस में इसका भी नेगेटिव आ जाएगा, थर्ड वाले केस में इसका भी नेगेटिव आ नेगेटिव। जाएगा, ठीक है। नेगेटिव। तो इसका मतलब घूम फिर के ये नहीं हो गया कि बी एक्स वाई, बी वाई एक्स और आर एक्स वाई तीनों का साइन जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तीनों का साइन ऑलवेज सेम होगा, ठीक है। इसका हम एक दो एग्जाम्पल से भी समझाते हैं। ये तो मैंने ऐसे समझाया कंसेप्ट के लिए कि सभी का आंसर जो है, आंसर मतलब डिजिट नहीं, सभी का साइन सेम होगा, ठीक है। और कॉफ का जो आंसर है वो सब में सेम होगा, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे लिख सकते हो, कॉफ का वैल्यू कॉफ एक्स वाई ये सेम होगा, ठीक है। सेम मतलब ये तीनों के लिए सेम, सेम फॉर मतलब ऐसा नहीं है कि आर एक्स वाई का कॉफ का वैल्यू कुछ और लिख देंगे और इसमें कुछ और, नहीं ऐसा नहीं, सभी में सेम होगा, ठीक है। सेम फॉर आर एक्स वाई, बी वाई एक्स और बी एक्स, मतलब ये लिखवाने का जरूरत है ही नहीं। जब मुझे कॉव निकालेंगे तो वही कॉव तो हर जगह यूज होगा, थोड़ी ना अलग कोई कॉव आ जाएगा। फिर भी जस्ट एक बार मैंने ये चीज बता दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोग इस चीज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कि सेम साइन आएगा। जैसे कि मान लो बी वाई एक्स 1.06, ठीक है, बी एक्स वाई 0.73। अभी अभी मैंने तुम लोग को एक फॉर्मूला सिखाया, ठीक है, ये वाला आर एक्स वाई निकालने का, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है कि बोलो आर एक्स वाई कितना होगा, उस फॉर्मूले में लगा के बोलो। तो क्या लिखोगे? आर एक्स वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी एक्स वाई बी वाई एक्स। तो बोलो क्या आंसर होगा? प्लस माइनस হবে 0.73 into 1.06। और कितना आ जाएगा? 0.8796 আসছে। 8796? अच्छा মানে ফাইনাল আনসারটা বলছো, হ্যাঁ মানে রুট রুট সলভ করে বলছো তো? হ্যাঁ ম্যাম। 8796, अच्छा 9 तक लिखा। अब इसका साइन क्या दोगे? मतलब ये मल्टीप्लाई किया, रूट को सॉल्व किया तो ये आ गया। अब प्लस तो प्लस दोगे कि माइनस दोगे? अभी अभी मैंने बोला कि ये चीज जो मैंने सिखाया उसका एप्लीकेशन है कि आर एक्स वाई, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई ऑल हैव द सेम साइन, ठीक है। तो फिर मेरा फॉर्मूला तो मुझे बोला है प्लस भी है सामने माइनस भी है। अब मुझे सोचना है कि मुझे क्या लगाना है। अब हम लोग सोचे कैसे, हमें प्रॉपर्टी बोल रहा है कि बी एक्स वाई, आर एक्स वाई और बी वाई एक्स सबका साइन सेम होगा, तो फिर यहाँ पर इस आर एक्स वाई का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, क्योंकि बी वाई एक्स पॉजिटिव, बी एक्स वाई पॉजिटिव, तो इसमें भी मुझे क्या चूज करना पड़ेगा? पॉजिटिव।
ठीक है, अगर ये समझ में आया तो ये वाला करके बताओ। बी वाई एक्स, बी एक्स वाई, आर एक्स वाई, ये बताओ, सॉल्व करके मुझे बताओ इसका आंसर। ম্যাম এটাও তো ম্যাম প্লাস 0.879 আসবে। প্লাস আসবে, সেটা এটা পরে বলো। মাইনাস হবে ম্যাম এটা। এটা তো মাইনাস হবে না, কারণ বি এক্স ওয়াই, বি ওয়াই এক্স, আর এক্স ওয়াই সবার যদি সাইন সেম হয়। আচ্ছা বুঝতে ম্যাডাম পারলে না? প্লাস देखो, ये प्लस माइनस लिखोगे, ये जब सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस होकर रूट ओवर जो भी आएगा आंसर तो मेरा वही आएगा, क्योंकि मैंने डेटा सेम लिया है दोनों क्वेश्चन का। लेकिन अब मुझे प्लस साइन यूज करना चाहिए कि माइनस साइन यूज करना चाहिए, तो हम देखेंगे कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का साइन क्या है। तो दोनों का साइन क्योंकि नेगेटिव है, दोनों का हमेशा सेम साइन होगा। अगर कभी क्वेश्चन में देखोगे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो गलत है, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत है। ऐसा एक क्वेश्चन है तुम लोग का सेट बी में, हम दिखाएंगे कि ऐसा दिया हुआ है। और अभी अगर ठीक हो गया है, अपडेट हो गया है, तो मुझे नहीं पता, मेरा जो है मैट उसमें हम दिखाएंगे कि उसमें वही वाला है। तो देखो, तो मुझे कौन सा वाला साइन यूज करना चाहिए, क्योंकि इधर नेगेटिव, तो मुझे आर एक्स वाई को भी क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। हाँ मैम। वैल्यू ये दोनों सेम आ रहा है क्योंकि मैंने डेटा सेम लिया है, लेकिन आंसर दोनों का अलग अलग होगा। बोलो, समझ में आ गया? হ্যাঁ ম্যাম। तो ये चीज तुम लोग को ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या हो रहा है। अब हम लोग वो जो 17.20 का क्वेश्चन बाकी है ना, वो अब हम लोग कर सकते हैं। ये वाला, आइडेंटिफाई द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, इसमें से कौन वाई ऑन एक्स है। ठीक है, तो हमें ना पहले लेना पड़ेगा एजम्पशन। एजम्पशन मतलब अपने मन से किसी भी एक इक्वेशन को एक्स ऑन वाई, किसी भी एक इक्वेशन को वाई ऑन एक्स मान लो। चलो हम मान लेते हैं किसी भी एक इक्वेशन को एक्स ऑन वाई और किसी भी एक इक्वेशन को वाई ऑन एक्स। चलो देखो यहाँ पर, एजम्पशन एक्स ऑन वाई, ठीक है, और इधर एजम्पशन लेंगे y ऑन x। तो किसी भी इक्वेशन को कुछ भी एजम्पशन लिया जा सकता है, ठीक है। फिर हम लोग कैसे समझेंगे सही है कि गलत, तो वही हम बताएंगे। देखो, तो ये जो 7x माइनस 3y माइनस 18 है, इसी को हम इसमें मान लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि पहले वाले को ही x ऑन y मान सकते हैं, एजम्पशन है ना, कुछ भी मान सकते हो। मैंने ऐसा माना, तुम लोग चाहो तो उल्टा भी मान सकते हो। और दूसरा वाला है 4x माइनस वाई माइनस 11, ठीक है। अच्छा, अगर मेरा इक्वेशन एक्स ऑन वाई है तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, एक्स ऑन वाई का मतलब एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, तो आंसर क्या होता है, एक्स इक्वल टू वाई प्लस बी एक्स, ठीक है, सॉरी, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है, तो a प्लस बी वाई हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इस फॉर्मेट में। मतलब मुझे x इक्वल टू इसमें पूरा अरेंज करना पड़ेगा। तो 18 प्लस 3y, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 18/7 प्लस 3/7y, ये हो जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से इधर का अरेंज करेंगे तो हमें y इक्वल टू समथिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पर माइनस वाई इक्वल टू 11 माइनस 4x हो जाएगा, माइनस यहां से कॉमन ले लेते हैं फिर से, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 4x माइनस 11, ठीक है। तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये हो गया फॉर्मेट। तो यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करके बोलो कि रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होगा, मतलब x का कोफिशिएंट क्या है। फॉर्मूला x इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ठीक है। तो कोफिशिएंट कौन सा होता है, जो यहाँ पर मल्टीप्लाइड हालत में है, ठीक है, y के साथ, ये सिखाया था लास्ट क्लास में। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होगा, अगर x ऑन y है तो कोफिशिएंट क्या होगा, बी एक्स वाई या बी वाई एक्स,
एक्स ऑन वाई होने से बी एक्स वाई। बी एक्स वाई, तो बी एक्स वाई का आंसर यहाँ पर कितना होगा? 3/7। हाँ, +3/7। और यहाँ पर फिर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? वाई ऑन एक्स है तो B/X। बी वाई एक्स का आंसर क्या होगा बोलो? कोफिशिएंट 4x। 4। एक्स नहीं, सिर्फ 4 4 है, बोलना सॉरी। पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ 4 बोलना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्या चेक करेंगे? नेक्स्ट ये चेक करेंगे, अभी जो फॉर्मूला सिखाया, ठीक है, उसके बेसिस पे चेक करेंगे। अब मुझे बोलो आर एक्स वाई क्या आ जाएगा? +- बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, या फिर बी एक्स वाई बी वाई एक्स, जो लिखना है लिख। মানে এটা BYX হচ্ছে তো +4 মানে 4 আর ইনটু 3/7। হ্যাঁ করো, কত আসছে দেখো। 1.7142 এরকম। রুট করার পর না ম্যাম, রুট করে রুট করে 1.3093 তারপরে আরো আছে। अच्छा, अब इसका साइन क्या लोगे? ম্যাম প্লাস। प्लस लोगे। लेकिन मुझे एक चीज बोलो, कोर रिलेशन तुम लोग पढ़ के आ रहे हो, क्या आर का वैल्यू 1.3093 हो सकता है? आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? कॉपी देख के ही बता दो, आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, मैंने ड्रॉ करके दिखाया था। ऐसे करके ड्रॉ किया था, ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ड्रॉ करके नेक्स्ट दिन दिखाया भी था। पहले एक बार बताया था, फिर नेक्स्ट दिन दिखाया था। आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? -1 < (r(x(y) +1), याद आ रहा है? मतलब (r(x(y) का वैल्यू -1 से लेके +1 तक, इंक्लूडिंग द वैल्यूज -1 एंड +1। तो अगर +1 तक ही जा सकता है, क्या (r(x(y) का वैल्यू +13093 हो सकता है? না ম্যাম। नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये जो एजम्पशन किया है एक्स ऑन वाई, ये एक्चुअली क्या होना चाहिए? y/x। y ऑन एक्स। तो y ऑन एक्स वाला इक्वेशन कौन सा हो गया? 7x - 3y - 18। तो हमें यही पूछा था, y ऑन एक्स वाला इक्वेशन कौन सा है, तो हम लोगों ने वही लिखा। ये देखो, इसी तरीके से चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट, द 7x - 3y - 18 ट्रूली रिप्रेजेंट द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। तो ये y ऑन x होगा। और बाई चांस अगर तुम लोगों ने जो एजम्पशन लिया वो सही निकल के आ गया तो ठीक है। और इसमें भी वैसे 2 बार चेक थोड़ी ना करना है। अगर पहले बार हम लोगों का एजम्पशन गलत हुआ, इसका मतलब उल्टा एजम्पशन सही होगा, तो वो हो जाएगा। तो ये कैसे पता चला? हमेशा देखना है कि (r(x(y) का वैल्यू मेरा +1 और -1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बीच का होना चाहिए, या फिर +1 या +1 - 1 कब होता है? जब परफेक्ट कोरिलेशन होता है, ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड वो वाला। तो मतलब नेगेटिव परफेक्ट और पॉजिटिव परफेक्ट, ये होने से हाईएस्टली +1 और -1 होगा, अदरवाइज उसके बीच में चलेगा डेटा, लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्यादा हो रहा है इसका मतलब एजम्पशन गलत हुआ है। तो उल्टा एजम्पशन करके ये आंसर हो जाएगा। बोलो, ये पॉइंट समझ में आया? अभी भी इसमें 2 क्वेश्चन और बाकी है इस पॉइंट में। হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है, बोलो, कोई डाउट नहीं है किसी को भी? हाँ मैम। ठीक है, तो फिर इस पे और एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर, कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई के बीच का कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे?
कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब क्या निकालने के लिए बोला है? आर एक्स वाई। आर एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालोगे? इसी तरीके से निकालोगे, क्योंकि मुझे रिग्रेशन लाइन से निकालने के लिए बोला है ना, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब मेरा बी वाई एक्स इसका मतलब कितना होना चाहिए, बता सकते हो? बी वाई एक्स कितना होगा? इसका मतलब इस इक्वेशन का फॉर्मेशन चेंज करना पड़ेगा। यहां जैसे एक्स इक्वल टू लिखा था, अब ये इक्वेशन तो वाई ऑन एक्स है ना, तो इसको वाई ऑन एक्स में रिप्रेजेंट करो। मतलब 7x माइनस 3y माइनस 18 वाले इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कैसे रिप्रेजेंट करोगे? वाई से करोगे। हाँ। अगर ये y ऑन x है तो y से करोगे ना। तो 18 माइनस 7x बाई माइनस 3, तो बोलो कितना हो जाएगा? 18 बाई माइनस 3 मतलब -6, और माइनस माइनस में कैंसिल आउट होके प्लस 7/3x। ठीक है, तो बोलो यहाँ पर ये अगर y ऑन x है, क्योंकि हमें पता चला ना ये भी इसके पहले वाले क्वेश्चन से कि ये y ऑन x है, तो b y x होगा ये, तो b y x कितना हो जाएगा? 7/3 प्लस प्लस 7/3। ठीक है, तो बी एक्स वाई कैसे निकालोगे? अब वो वाला इक्वेशन इसका मतलब एक्स ऑन वाई में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो करो। वो वाला इक्वेशन था कुछ ऐसा, तो एक्स ऑन वाई का मतलब एक्स इक्वल टू समथिंग। तो बोलो बी वाई एक्स कितना, सॉरी बी एक्स वाई कितना हो जाएगा? +1/4। +1/4, तो यहाँ पर लिखो बी वाई एक्स +7/3 इंटू +1/4। सही भी हुआ है क्योंकि देखो दोनों का साइन सेम हुआ है, तो प्लस माइनस। अब बोलो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7/12 कितना होता है? अंडर रूट करो। मैम 0.7 है कुछ। 0.7 টোটালটা বলছি। 7 এর পর আর একটা দুটো ডেটা বলো। 7638 হয়ে যাবে। अच्छा, ये हो गया। अब साइन क्या लगाएंगे, प्लस या माइनस? मैम प्लस। प्लस। 0.7638, चलो देखते हैं। (0.7638), ठीक है, ये देखो आ गया। अच्छा, अब इसमें और एक क्वेश्चन भी है, ये वाला। गिवन द वेरिएंस ऑफ x इज 9, फाइंड द SD ऑफ y। बोल रहा है कि x का वेरिएंस दे दिया, यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, वेरिएंस ऑफ x बोल दे रहा है 9, बोला है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y कितना होगा, कैसे निकालोगे? तो कौन से फॉर्मूले से कर सकते हैं हम लोग? देखो हम लोग ये वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, बी वाई एक्स वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। बी वाई एक्स अभी थोड़ी देर पहले सीखा था ना, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ क्या हो जाएगा? y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। ठीक है, अच्छा अब कैसे निकालोगे? तो देखो बी वाई एक्स पता है क्योंकि सेम क्वेश्चन पे हम लोग कर रहे हैं ना, तो बी वाई एक्स कितना है? अभी अभी हम लोगों ने निकाला 7/3। आर एक्स वाई भी निकाला, कितना आया? नहीं, दिया हुआ था। आर एक्स वाई तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ था ना? नहीं, दिया हुआ नहीं है। वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स हो जाएगा रूट ओवर। 0.7। हाँ अभी तो निकला, हाँ ठीक ठीक, 0.7638। ठीक है, अच्छा तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई ये है 9 √9, क्योंकि वेरिएंस मतलब एस डी, मतलब वेरिएंस मतलब √एस डी होता है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करो, मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से? 7/3 इंटू √9 यानी 3। ठीक है, और ये 1/0.7638 ऐसे होगा। 3 3 कैंसिल आउट, बोलो 7 बाई ये वाला वैल्यू कितना है?
কত আসছে? 7/0.7638 করে বলো। मैम 9.165। 9.165 ऐसे आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं। 9.1647, ठीक है, आ गया। इस फॉर्मूले से भी होगा, बी वाई एक्स, बी एक्स वाई से भी हो जाएगा सेम तरीके से। बी एक्स वाई पता है कितना, उसमें हो जाएगा आर एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, ठीक है। तो उसमें वैल्यूज उस तरीके से पुट होगा, यही सारे वैल्यूज पुट होंगे, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग बी एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगाए तो क्या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, तब ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर बी एक्स वाई का वैल्यू लिखोगे तो फिर 1/4 लिखोगे, आर एक्स वाई का वैल्यू वही लिखोगे 7,638, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स कितना लिखोगे 3, और ये स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। अब वाई का आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से भी सेम वही 9.165 आएगा। ऐसा नहीं कि बी वाई एक्स ही अप्लाई करना है, बी एक्स वाई भी अप्लाई कर सकते हैं। बोलो, ये वाला जो 4 क्वेश्चंस था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया क्या? ये 4 क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करके रिग्रेशन लाइन आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है? हाँ मैम। ठीक है, अब इसके बाद देखो प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। 3 प्रॉपर्टी था, तीनों प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा, नहीं ये एक और बाकी है, ये वाला मैंने लिखवा दिया है ऑलरेडी, ठीक है। यही वाला द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब आर एक्स वाई, सिंपल जियोमेट्रिक मीन जीएम बोलते हैं इसे, ठीक है। एक्चुअली मल्टीप्लाई करके रूट ओवर करके जो एवरेज निकलता है उस प्रोसेस को जियोमेट्रिक मीन बोला जाता है। तो बोल रहा है कि जियोमेट्रिक मीन हो जाता है दो रिग्रेशन कोफिशिएंट का। ये तो देखो रिग्रेशन लाइन का कोफिशिएंट है ना, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। तो रिग्रेशन लाइन का जो कोफिशिएंट है उसका अगर जियोमेट्रिक मीन करोगे तो मुझे कोरिलेशन कोफिशिएंट मिल जाएगा, ये बात बोल रखा है, ठीक है। मुझे कोरिलेशन कोफिशिएंट मिल जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट ये वाला प्रोबेबल एरर, ये क्या होता है? ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलो देखो प्रोबेबल एरर क्या होता है। PE इक्वल 0.6745 इंटू 1 - r² डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ n, ठीक है। तो प्रोबेबल एरर का ये फॉर्मूला क्या याद करना पड़ेगा, ये वैल्यू याद करना पड़ेगा, हाँ ये वैल्यू तुम लोग को याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है। आर का मतलब क्या है? कोरिलेशन कोफिशिएंट। और n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये n हो जाएगा, ठीक है। इसका यूज क्या है? देखो एरर कब होता है? एरर का मतलब होता है, देखो जैसे हम लोग कोई भी मतलब आंसर निकालते हैं, जैसे कोरिलेशन का हो गया या फिर रिग्रेशन का हो गया, जो भी, तो हम लोग एक सैंपल को लेके, सैंपल डेटा कलेक्ट करके, जैसे डिमांड का, सप्लाई का, ये सब का, तो हम लोग एक सैंपल डेटा लेके जो है फाइनल आंसर निकालने का कोशिश करते हैं। लेकिन सैंपल डेटा में हम लोग सबको तो कवर कर नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब पूरे पॉपुलेशन को तो कवर नहीं कर सकते। जैसे मान लो तुम लोग किसी भी चीज का सर्वे कर रहे हो, तो क्या मतलब जितना इंडिया में पॉपुलेशन है सबके ऊपर वो सर्वे कर लोगे? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अपने इलाके में सबके ऊपर सर्वे कर पाओगे इसका भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो फिर
हमें क्या करना चाहिए, हम लोग क्योंकि सारा चीज तो हमारे लिए कवर अप करना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा एक ऑब्जर्व मतलब छोटा एक सैंपल को लेके उसके ऊपर जो आंसर निकल के आता है उसी को फाइनल आंसर मान लेते हैं। तो इसमें हमारा कुछ ना कुछ एरर रह ही जाता है, उसी चीज को बोला जाता है प्रोबेबल एरर। ठीक है, तो यहाँ पर कोरिलेशन इज कैलकुलेटेड using sample value for sample differ from population this difference is probable error। कोरिलेशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग सैंपल, तो हम लोग जब भी कोरिलेशन, ये कोरिलेशन पे है एक्चुअली ये वाला पॉइंट, तो जब हम लोग कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं तो कोई सैंपल जैसे डिमांड सप्लाई का एक सैंपल ले लिया, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सैंपल डिफर फ्रॉम द पॉपुलेशन, लेकिन पॉपुलेशन का जो कहना है उससे हो सकता है हम लोगों ने सैंपल से जो आंसर निकाला वो अलग आ गया। मतलब कैसे हो सकता है ना, जैसे मान लो कोई भी चीज को लेके तुम लोग सर्वे कर रहे हो, भाई ये चीज कितने लोगों को पसंद है, जैसे मान लो चाय कॉफी के ऊपर, तो तुम लोगों ने सोचा 100 लोगों के ऊपर सर्वे करेंगे और उससे ये निकल के आया कि ज्यादा लोगों को कॉफी पसंद है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, ज्यादा लोग चाय ही पीते हैं, ठीक है, मान लो ऐसा हम बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि तुम लोगों ने जिन पे सर्वे किया उस पे ज्यादा लोगों ने कॉफी पे हाँ बोला, तो तुम लोगों ने कंक्लूजन ये निकाल लिया कि इसका मतलब इस इलाके के लोग ज्यादा कॉफी पीते हैं। लेकिन हम लोगों ने सभी लोगों को तो लिया नहीं, कुछ सैंपल पर्सन्स को चूज करके पूछ लिया, ठीक है, तो इससे हम लोग जो कंक्लूजन लेके आते हैं उसमें एरर आ जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग, क्योंकि वो पूरे पॉपुलेशन का कहना हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो इस चीज को बोला जाता है प्रोबेबल एरर। ठीक है, अब इस पे जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे कैसे करके होगा। बाकी इसका और एक चीज देखो, लिमिट ऑफ कोरिलेशन, आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर, ठीक है, तो आर प्लस माइनस मतलब जैसे मान लो मेरा जो आर का वैल्यू आया उसमें एरर है, तो अब मान लो मेरा आर का वैल्यू जो आना चाहिए था उससे कम आया, तो फिर जो जितना एरर आया उतना ऐड कर देंगे, और अगर आर का वैल्यू ज्यादा आया है और उस वजह से एरर है तो जितना ज्यादा आया उतना एरर कम कर देंगे। मतलब मुझे ये आर कैसे इसको अप्लाई करना है, इसका लिमिट को आर प्लस माइनस पीई करके, ठीक है, तो प्रोबेबल एरर जो आएगा उसमें आर को हम लोग प्लस माइनस कर देंगे। ऐसा एक क्वेश्चन है, चलो देखते हैं, समझ जाओगे। ये वाला बोल रहा है कंप्यूट द प्रोबेबल एरर एज्यूमिंग द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ 0.8 फ्रॉम ए सैंपल ऑफ 25 पेयर्स ऑफ आइटम। तो बोल रहा है कि मुझे प्रोबेबल एरर निकाल के देना है जिसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट है 0.8 और सैंपल जो है वो 25 पेयर्स ऑफ आइटम, मतलब 25 पेयर्स ऑफ आइटम के ऊपर सैंपल जो था उस पे सर्वे किया गया था, तो 17.21, ठीक है, तो हमें निकाल के देना है प्रोबेबल एरर, ठीक है, तो प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या है ये याद रखो, 0.745 इंटू 1 - r² डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ n, ठीक है, तो बोलो यहाँ पर r का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? मैम 0.8। 0.8 का होल स्क्वायर कर देंगे और n कितना हो जाएगा? 5। रूट ओवर ऑफ 25 यानी कि 5। तो अब ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है ओवरऑल। पहले ये डिवाइडेड बाई 5 कर लो। ম্যাম এটা 0.048564 হবে পুরোটার কথা বলছি। ये हो जाएगा, ठीक है, तो प्रोबेबल एरर हम लोग का ये आ गया 0.0486, ठीक है, इन्होंने 86 तक लिया है, हम लोग का भी वही आ गया 5, उसके बाद 6 है तो हम लोग 5 को 6 लिख सकते हैं। और अगर हमें पूछ लेता लिमिट, बोला नहीं है, तो अगर मुझे पूछ लेता लिमिट तो हम कैसे बोलेंगे, आर यानी 0.8 प्लस माइनस
0.04854, ठीक है। अगर लिमिट पूछ लेता तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, वैसे इस क्वेश्चन में मुझे लिमिट पूछा नहीं है, तो बोलो प्रोबेबल एरर समझ में आ गया। देखो इसमें ज्यादा कुछ हमें क्यों होता है प्रोबेबल एरर वो मैंने बोल दिया, बाकी ये वैल्यू लेकिन याद करना पड़ेगा। मतलब ये जो 0.6745 है ये एक्चुअली कैलकुलेट करके आया होगा, हाँ मैम। ठीक है। मैम अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं और एक क्वेश्चन, ये बात 17.22 R 0.7 N 64, find out the probable error of the coefficient of correlation, determine the limits for the population correlation coefficient। लिमिट्स भी निकालने बोला है, तो बोलो क्या होगा, बताओ। R दे दिया है, N दे दिया है, प्रोबेबल एरर निकालना है और उसका मैम ওটা लिमिट। তাহলে 0.6745 into 1 minus 0.7 square by root over of 64 মানে ওটা 8 হয়ে যায়। 1 minus R square root 0.7 और रूट ओवर ऑफ N का मतलब 64, बोलो कितना आ रहा है। এটা তো 0.042999375 আসছে। ठीक है। अच्छा, लिमिट लिमिट बोला इसमें निकालने के लिए, तो लिमिट क्या होता है, R प्लस माइनस प्रोबेबल एरर, 0.7 प्लस माइनस, ठीक है। अब 0.7 एक बार ऐड करो इसमें, एक बार लेस करो, दोनों आंसर लिखना पड़ेगा। मतलब 0.7 प्लस दिस वैल्यू एंड 0.7 माइनस दिस वैल्यू। ম্যাম প্লাস করলে 0.74299375। हाँ, माइनस कर ले, 0.65700 625। ठीक है। इतना अगर हम लोग नहीं भी लिखेंगे हो जाएगा, चार्ट डेटा लिखने से ही होता है, इतना बड़ा नहीं दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, हम लोगों ने कर लिया, अच्छा बात है। चलो देखते हैं 0.743, ये देखो 7429 मतलब 3, और एक हो गया 0.657 ठीक है। बोलो समझ में आया। अगर लिमिट बोलेगा तो किस तरीके से बोल देगा कैलकुलेट करने के लिए। हाँ ম্যাম। ठीक है। अच्छा, और एक चीज सीखना पड़ेगा, एक छोटा सा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड नॉन डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन एंड नॉन डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो पहले एक एग्जाम्पल लिखते समझ जाओगे इसका मतलब क्या है। कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इज -0.8, ठीक है। डिमांड
changed due to price. Reason of change of demand. प्राइस अदर। देखो, हम लोग को पता है कि डिमांड चेंज होता है प्राइस की वजह से, लेकिन सिर्फ प्राइस ही इकलौता रीजन तो होता नहीं है, अदर फैक्टर्स भी तो होता है, ठीक है, जिसमें से प्राइस हमारा नॉन फैक्टर होता है, ठीक है, अदर फैक्टर्स। तो जो प्राइस है उसके वजह से कितना चेंज हुआ है, तो ये जो दिया हुआ है ना -0.8, ये आ रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट, मतलब डिमांड और प्राइस के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन है जिसका वैल्यू है -0.8, ठीक है। तो प्राइस की वजह से चेंजेस हुआ -0.8, ठीक है। तो इसका मतलब बाकी फैक्टर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैसे निकालोगे? होल अगर 1 है, प्राइस अगर -0 है, तो फिर बाकी कितना हो जाएगा? 1 माइनस माइनस ऑफ 0.8, ठीक है। अब इसको कैसे यूज किया जाता है? डिटर्मिनेशन जिसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं उसको आर स्क्वायर बोलते हैं, जो नॉन डिटर्मिनेशन है वो 1 माइनस आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर होता है और जो नॉन डिटर्मिनेशन है वो 1 माइनस आर स्क्वायर होता है, इसीलिए मैंने ऐसे किया, ठीक है। तो ये हो गया आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर। बोलो क्या आंसर हो इसका? आंसर तो 64 आएगा, मतलब 0.64 आएगा। और इसका कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.64 मतलब 0.36। 0.36, ठीक है। अब इसको हम लोग परसेंटेज में भी बोल सकते हैं, परसेंटेज में बोल सकते हैं, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि 64% चेंज ड्यू टू प्राइस एंड 36% चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर, ठीक है। तो चलो देखो, और 36% change is due to other factors। इसको हम लोग एक्सप्लेन, क्योंकि एक्सप्लेनेशन दे पा रहे कि प्राइस की वजह से हो रहा है, तो इसको एक्सप्लेन्ड वेरिएंस भी बोलते हैं। इसके अलावा अकाउंटेंट वेरिएंस, अकाउंटेंट मतलब अकाउंटेंट का मतलब होता है जिसको हम लोग अकाउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग का मतलब होता है क्या? रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि भाई हाँ ये हो रहा है, और ये क्या है? अदर फैक्टर्स, पता नहीं क्या क्या चीज है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन। ये सब नाम याद रखना है एमसीक्यू के लिए, और कुछ नहीं। बोलो समझ में आ गया? इसमें कुछ नहीं, तुम लोग को नाम याद रखना है, ये जो अभी लिखवा है ना इसमें नाम याद रखना है, बाकी थोड़ा कंसेप्ट बता दिया क्या होता क्या है। हाँ मैम। ठीक है, तो फिर और एक एग्जांपल इसका देखो, अगर मेरा RXY 1 आ गया है, ठीक है। अब इसमें मेरा दो चीज निकल के आएगा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कितना होता है? आर स्क्वायर, और ये कितना होता है? 1 माइनस आर स्क्वायर। अब आर का वैल्यू ही अगर मेरा 1 है तो ये 1 का स्क्वायर 1, और ये कितना हो जाएगा? और मैम 0 हो जाएगा बेटा। 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि डिटरमाइन कर सकते हैं ऐसे ऐसे रीजन से जो चेंजेस है वो है 100%, और जो डिटरमाइन कर नहीं सकते हैं वो 0%, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, चेंज इन एक्स, मतलब दो वेरिएबल होता है ना एक्स वाई, तो चेंज इन एक्स ड्यू टू वाई इज 100%।
जैसे डिमांड को एक्स, प्राइस को वाई, ऐसे मान लिया तो उस तरीके से। एंड ड्यू टू अदर फैक्टर इज 0। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। बोलो, ये बात समझ में आ गई? हाँ मैम। अच्छा, और एक चीज समझना है। एक होता है स्पूरियस या फिर नॉनसेंस कोरिलेशन, ठीक है, ये नाम ही है। नॉनसेंस मतलब क्या? जिसका कोई सेंस नहीं बनता है उसको नॉनसेंस बोलते हैं, और कुछ नहीं। स्पूरियस कोरिलेशन, ये क्या होता है? देखो, जब हमारा रिलेशन का कोई मीनिंग नहीं बनता है तो वैसा होता है। जैसे कि मान लो कि 2010, 2000, ये एक एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। डिमांड ऑफ लैपटॉप, ठीक है, तो डिमांड ऑफ लैपटॉप 50 लाख, 60 लाख और 100 लाख। एज 10, 11 और 12। जैसे मान लो कोई बोल रहा है कि मेरा जब 10 साल एज था, तो फिर 50 लाख लैपटॉप का डिमांड था। जब 11 ईयर्स हुआ तो 60 लाख, जब 100 लाख हुआ तो मेरा एज जो है 12 ईयर्स था। बट एक चीज बोलो, क्या लैपटॉप के डिमांड के साथ किसी के एज का कोई रिलेशन हो सकता है? ना मैम। नहीं, ऐसा थोड़ी है कि तुम लोग अपने एज के साथ लैपटॉप का डिमांड का कंपैरिजन कर लो, कि ऐसा तो हो नहीं सकता ना। मतलब देखो, दो चीज के अंदर रिलेशन बन ही नहीं रहा है, लेकिन तुम लोग कोई डेटा वेटा लेके कैलकुलेट करके मान लो कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लियो 0.80। तो ये जो आंसर आया है इसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि कोई रिलेशन है ही नहीं एग्जैक्टली। तो सेंस है नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन सेंस, ठीक है। ये लिखा हुआ है, तुम लोग के यहाँ देख सकते हो। नॉनसेंस या फिर स्पूरियस कोरिलेशन कोफिशिएंट बोला जाता है, ठीक है। दिखाते हैं, कहीं मिल जाए तो। ये वाला तो डिटर्मिनेंट और नॉन डिटर्मिनेंट वाला। मिल जाएगा, तुम लोग देखोगे तो। मुझे शायद कोरिलेशन में है आगे, ठीक है। अभी हम उस पर टाइम नहीं दे रहे, तुम लोग देखना, ढूंढ के मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग मैक्सिमम चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन करना था वो भी कर चुके हैं। देखो, कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलो, सेट बी का जो क्वेश्चन बाकी है वहां से ही स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद समय होगा तो सेट ए, ठीक है। सेट बी में सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया था ना। हम लोगों ने सारा क्वेश्चन कर लिया था। कोरिलेशन का हम लोग को क्वेश्चन करना है सिर्फ और सिर्फ ये जो नया सीखा, रिग्रेशन का नया जो सीखा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था। अगर हम कुछ मतलब मिस कर रहे हैं तो तुम लोग मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया था हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ ये हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला अभी बताओ, अभी अभी सीखा। R 0.6, देन कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या हो जाएगा? मैम 0.4 ए। फोर वहां पे না, স্কোয়ার হয়তো। তুমি স্কোয়ার না নিয়ে করে দিয়েছো, ওই জন্য 0.4 আসছে। ম্যাম ওটা 0.64 আসবে, আমি ভুল করে 0.4। 0.64 होगा, ठीक है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। समझ गए अब ये वाला, ठीक है। ये वाला भी कर लिया था हम लोगों ने, कोरिलेशन कोफिशिएंट। इफ द रिलेशन में कोरिलेशन कोफिशिएंट ये भी कर लिया था। 8, 9 ये भी कर लिया था। 10 रैंक वाला ये भी कर लिया था ना, रैंकिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट।
स्पेयरमैन कर लिया था यहाँ से 10 11। हम तो देख नहीं सकते क्योंकि मेरे पास वो लैपटॉप तो ऐसा हालत है। হয়ে গেছে? না না ম্যাম 9 অবধি হয়েছিল, তারপর তারপর 15টা হয়েছিল। 9 পর 15। আচ্ছা, এই র্যাঙ্ক কোরিলেশন কোফিশিয়েন্ট এগুলো করায়নি? না ম্যাম এটা তো হয়নি। দাগনি। दाग ठीक है सर। तो इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, नहीं ये किया था मुझे लग रहा है, ठीक से देखो ওই ওইটা যখন কোরিলেশন করেছো তখন দেখো 10 এর দাগ। সামেশন ডি স্কোয়ার করে করিনি আমরা? তুমি ছিলে তো ক্লাসে, আমার মনে পড়ছে যতটা। দেখো ভালো করে দেখো, যেটা যেটা মানে সেকেন্ড ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাসে দেখো। আজকে তো ফিফথ ক্লাস। দেখো যেখানে স্পেয়ারম্যান র্যাঙ্ক কোরিলেশন কোফিশিয়েন্ট শিখিয়েছি তারপরে। পাচ্ছ না? ये कॉन्करेंट डेविएशन ये सब सब किया, कंप्यूट द इंस्टीड ऑफ 4 ले लिया, 3 4 के जगह 4 3 ले लिया, এগুলো সব করা আছে দেখো। না আমার মনে পড়ছে খুব ভালো করে করা আছে, কিন্তু তোমরা একটু কনফার্ম করলে আমি মানে শিওর হবো, কারণ আমার ওই ল্যাপটপটা তো অনই হচ্ছে না যে আমি ওটাতে পরে দেখালাম। তাহলে আমাকে সেই ভিডিও খুলে দেখে রাখতে হবে, যদি তোমরা না কনফার্ম করতে পারো আমাকে। আমি বলে দিচ্ছি কোথায় করানো থাকবে। যে দেখো প্রথম দিন আমরা কোরিলেশন পড়লাম, সেদিন আমরা কার্ল পিয়ারসন পড়েছি, তারপরের দিন র্যাঙ্ক কোরিলেশন কোফিশিয়েন্ট পড়েছি, র্যাঙ্কে টাই হলে কি হয় সেটা পড়েছি, তারপরে এটা পড়েছি, তারপরে এই কোয়েশ্চেন গুলো করেছি। কোথাও কেউ পাচ্ছ না? লিখুন তাহলে আর কি, আমি দেখে রাখবো, তবে আমার মনে হয় আমি করিয়েছি। যদি লিখছো না তাহলে তো খুব মুশকিল ব্যাপার। যাই হোক, ফর্মুলাটা কি বুঝতে পারছো না? এরকম কোনো ফর্মুলা লেখা নেই? আমার মনে হয় তোমরা খুঁজেই পাচ্ছ না যে কি খুঁজতে হবে। R of R 1 minus summation 6 into d square divided by n square minus n, এই ফর্মুলা, এইটার রেসপেক্টে অঙ্কগুলো খোঁজো। পাগলগুলো মনে হয় না। যেভাবে সাইলেন্ট আছো তোমরা, তো মনে হচ্ছে না খুঁজে টুজে পাবে বলে। ठीक है, बट तुम लोग देखो कि मुझे जितना लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 11 12 शायद, मुझे जितना लग रहा है पक्का मैंने करवाया, ठीक है? अगर नहीं करवाया तो नेक्स्ट क्लास में हम खुद देख के रखेंगे फिर करेंगे। ये वाला, ये 15 के पहले ये भी करवाया है, ये कॉन्करेंट डेविएशन, ये तो लास्ट क्लास में ही किया था, कॉन्करेंट डेविएशन 4। इसका आंसर ये वाला था 1/3 या -1/3 कुछ एक आया था, देखो। और ये 14 वाला भी किया था। এটাও পাচ্ছ না? এটা তো লাস্ট ক্লাসের করা, 13 আর 14। নেই, করা নেই।
15 किया हुआ है। বনরোডটা তো করা আছে দাগো। ওগুলো করা থাকার কথা, ঠিক আছে আমি দেখে রাখবো, আমার তো ডাউটই লাগছে। আচ্ছা ये वाला बताओ तुम लोग, 16 वाला। अब यहाँ पर बोल रहा है रिग्रेशन लाइन y एंड x, ये हमें फाइंड आउट करना है। रिग्रेशन लाइन y एंड x, ठीक है, द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, एक्चुअली y एंड x नहीं होगा, y ऑन x होगा। y ऑन x वाला लाइन कौन सा है वो बताना है। कैसे समझोगे, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ना जहां पर काफी सारा चीज था, ऐसा 4-5 क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने ये वाला पढ़ा था, 16 नंबर। y ऑन x कौन सा है, कैसे निकालोगे? मैम बी वाई हम्म, कैसे करके निकालोगे? रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज गिवन बाय, इसमें से कौन सा y ऑन x है? फाइव ए प्लस 10b इक्वल टू 40। 10a प्लस 25b इक्वल 95। द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, y ऑन x, इसमें से कौन सा होगा? बोलो कैसे निकलेगा? त्यामध्ये की आहे रे, एकदा की आहे रे. ये देखो, पहले क्या करोगे, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी निकालो। इक्वेशन y ऑन x वाला इक्वेशन बनाना पड़ेगा। y ऑन x वाला इक्वेशन कैसे होता है? y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है, तो यहां से ए बी सॉल्व करके निकल जाएगा, तो पुट कर दोगे। नॉर्मली इक्वेशन ऐसे होता है, एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, वाई ऑन एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स, ठीक है, और एक वाई माइनस वाई बार। लेकिन यहाँ पर जो डेटा है उससे तो हम लोग बार बार नहीं निकाल सकते ना, ठीक है। हाँ बार भी निकाल लेंगे ये दोनों, क्योंकि देखो मेरा एक्स वाई तो नहीं दिया है ना, ए बी फॉर्मेट में दिया है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं वाई इक्वल टू ए प्लस, तो यहाँ से ए बी निकालो सॉल्व करके। इस इक्वेशन को हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम कर देते 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 10a प्लस 20b इक्वल टू 80, और 10a प्लस 25b इक्वल 95, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, माइनस करने से कितना आ जाएगा, ये वाला हो गया -5b इक्वल टू -5, तो b कितना हो जाएगा 1, ठीक है। सेम तरीके से b 1 होगा, तो না এটা 15 হচ্ছে তো মনে হচ্ছে। बी कितना हो जाएगा 3, ठीक है, तो ए कितना आ जाएगा, पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, 5a प्लस 10 इंटू 3 इक्वल 40, 5a इक्वल टू 40 माइनस 30, ए इक्वल टू 10/5 2, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए मतलब 2, b मतलब 3x, तो कौन सा आंसर होगा, 2 प्लस 3x, कौन सा होगा बोलो, ऑप्शन देख के बता। मैम सी। सी, बोलो समझ में आया? ये जनरल फॉर्म लगा देना है, अगर मुझे ए बी दे दिया है तो ए बी निकालेंगे तो ही तो आ जाएगा, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, सिंपल। हाँ मैम। अच्छा, इसके बाद 17 वाला करो। इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ
y on x and x on y is this, ठीक है। एरिथमेटिक मीन, तो मतलब एरिथमेटिक मीन कैसे निकालोगे? दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, सॉल्व करने से जो एक्स वाई का आंसर आएगा वही मेरा एरिथमेटिक मीन का आंसर आएगा। दोनों इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 1, 5x प्लस 6y माइनस 1, इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आता है देखो। सॉल्व भी कर सकते हो, ऑप्शन देख के जो है चेक करके भी देख सकते हो, मतलब पुट करके। 2x प्लस 3y इक्वल माइनस 1 और 5x प्लस 6y इक्वल माइनस 1, ठीक है। तो एरिथमेटिक मीन मतलब x बार y बार, तो ये दोनों को सॉल्व करने से आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 10x प्लस 15y माइनस 5, 10 12y माइनस 2, 3y माइनस 3, तो y आ जाएगा माइनस 1। अब y पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, 3 माइनस 1, 1 कॉमा माइनस 1, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। बोलो, समझ में आ गई? हाँ मैम। अच्छा। Given the regression equation 3x plus y 13, 2x plus 5y 20, which one is y on x? कौन सा y on x होगा? वही assumption, ठीक है। तो फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, चलो हम लोग 3x प्लस वाई इक्वल टू 13 जो है पहला वाला, उसको मान लेते हैं x ऑन y। पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, ठीक है, वो तो आगे करेंगे सॉल्व तभी पता चलेगा। दूसरा वाला इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल 20। अब इसको क्योंकि मैंने x ऑन y माना है तो इसको हम मान लेंगे y ऑन x, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि x ऑन y है तो x डिपेंड्स ऑन y, तो 3x इक्वल 13 माइनस वाई हो जाएगा, तो x इक्वल 13/3 माइनस 1/3 इंटू वाई, और 5y इक्वल टू 20 माइनस 2x, y इक्वल टू 20/5 माइनस 2/5 x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा? bxy, यहाँ पर क्या निकल के आएगा? byx, तो बोलो byx कितना? -2/5, bxy कितना? -1/3, हाँ। ठीक है। अब rxy निकालेंगे, अगर rxy का आंसर रेंज के अंदर आ गया तो फिर ये हम लोगों ने सही माना है, तो rxy निकालो। कैसे निकालोगे? rxy हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ byx इंटू bxy, ठीक है। तो byx कितना है? -2/5 आया था, और bxy कितना आया था? -1/3। -3। अब देखो कितना आता है, प्लस माइनस 2/15, 0.133 এরকম আসছে। 0.133 आ रहा है, तो प्लस माइनस में माইনাস। से क्या? 0.133 পুরোটা সলভ করো, 0.36 বলছে যে। হ্যাঁ ম্যাম, 0.3651 এরকম আসছে। माइनस। 0.36, ठीक है, माइनस में आएगा क्योंकि दोनों byx bxy माइनस है, तो rxy भी माइनस होगा। तो क्या मेरा r का वैल्यू -0.36 हो सकता है? क्योंकि r का रेंज तो अभी मैंने याद दिला दिया था थोड़ी देर पहले। হ্যাঁ ম্যাম, -1 থেকে +1। हाँ, तो हो सकता है -0.36। इसका मतलब हम लोगों ने जो एजम्पशन लिया वो सही था। तो फिर y ऑन x कौन सा वाला है? फर्स्ट या सेकंड? जो माना था वही। फर्स्ट मैम, 3x + y = 13। फर्स्ट वाला देखते हैं। y ऑन x 2x + 5 माना था ना, सेकंड वाला माना था क्वेश्चन में, सेकंड वाला तो माना y ऑन x, मतलब आंसर बी होगा। तो এইটা মানলাম, তো সেকেন্ডেরটা তো মানলাম y অন x, এই যে লিখেছি। হ্যাঁ ম্যাম, আমি x অন y বলছি। না, আমাকে তো y অন x জিজ্ঞাসা করেছে, y অন x, ঠিক है।
तो ये हो गया। अच्छा, अब अगर तुम लोग सोचोगे क्या हम लोग उल्टा एजम्पशन लेके देखते तो क्या मैच नहीं होता? बिल्कुल मैच नहीं होता। ठीक है, तुम लोग चाहो तो घर पे ट्राई करके देखना, फिर उसका रेंज जो है वो या तो माइनस में आया तो माइनस को पार कर जाएगा, -1 को, या फिर +1 को। ठीक है, एक ही तरीके से आंसर सही हो सकता है। फिर 19 वाला बोल रहा है given the following equation 2x minus 3y this 3x plus 4y equal to this one, which one is regression equation of x on y? x on y कौन सा होगा ये हम लोग को बताना है। तो 2x minus 3y equal to 10। ठीक है, इसको मान लेते हैं x on y। ठीक है, और इसको मान लेते हैं y on x। ठीक है, एजम्पशन। तो x on y होने से ए इक्वल टू, क्योंकि हम पहला वाले को हमेशा एक्स ऑन वाई मानते हैं। ठीक है, अब हुआ तो सही, नहीं हुआ तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? बी एक्स वाई, उसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/2। और ये -3/4। ठीक है, अब आर एक्स वाई देखो कितना है। 3/2 এটা তো হবে না, -+40। हाँ, मैंने बोला था ना एक क्वेश्चन है जो कि गलत है। ठीक है, ये होगा नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस नहीं होगा। तो एक्चुअली ये जो है गलत कहाँ पर है हम बताते हैं। इसको ठीक करना पड़ेगा। इसका ठीक कैसे होगा? ये ठीक हो जाएगा। इसको क्या करना पड़ेगा, रुको हम बताते। 2x minus 3/10 है तो 3x plus 4y। नहीं, इसका आंसर शायद नन ऑफ दिस है। नन ऑफ दिस है। नन ऑफ दिस है। ठीक है, देखो इसका आंसर नन ऑफ दिस है शायद। एक बार चेक करो तो इसका आंसर नन ऑफ दिस है कि नहीं। 19 का मतलब उसी तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किया गया, मतलब हाँ पहले ही मैम। बता देना। हाँ, तो ये यहाँ से ही पता चल रहा है, एक ऐसे आ गया एक ऐसे आ गया। तो इसका मतलब आर एक्स वाई तो इसका निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये ना तो एक्स ऑन वाई है कोई भी इक्वेशन, ना तो वाई ऑन एक्स है, इसीलिए इसका आंसर डी है। ठीक है, ठीक नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चन को। बोलो, समझ गए? हाँ मैम। अच्छा, फिर 20 u 2x plus 5 v minus 3y minus 6 and regression coefficient of y on x 2.4, what is the regression coefficient of v on u? तो u 2x plus 5 v 3y minus 3y minus 6, regression coefficient of y on x मतलब b/x 2.4। हमें पूछा है BVU कैसा होगा। जैसे हम लोगों ने आज स्टार्टिंग में ऐसा एक क्वेश्चन किया था, BVU क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? BVU कैसे निकलेगा? ये वाला फॉर्मूला, V मतलब Y, U मतलब X, इंटू चेंज ऑफ स्केल ऑफ Y। बोलो क्या लिखेंगे? 2.4 मैम 2.4 इंटू चेंज ऑफ स्केल बोलो। 3 -3। हम्म ওটা -3 है और नीचेরটা হচ্ছে 2। हम्म क्योंकि चेंज ऑफ स्केल ऑफ वाई, भी तो वाई तो भी को रिप्रेजेंट करेगा ना, मतलब -3 और ये 2, तो अब बोलो कितना हो जाएगा? क्योंकि y रिप्रेजेंट करता है v को और x रिप्रेजेंट करता है u को। -3.6। -3.6 देखो ऑप्शन 20 का, ये वाला ऑप्शन बी।
अच्छा 21 में बोला है 4y माइनस 5x इज द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 0.7। अच्छा 4y माइनस 5x इक्वल 15, ये कौन सा लाइन है ये हमें बता दिया है, क्वेश्चन में गिवन है, ये y ऑन x वाला लाइन है और रिग्रेशन कोफिशिएंट हमें बताया 0.75 है। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, तो bxy पूछ रहा है। तो bxy कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या ऐसे निकाल सकते हैं, आर एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर अप प्लस माइनस बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ठीक है, तो आर एक्स वाई है 0.75, बी ये तो y ऑन x है, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू निकालना पड़ेगा 15 प्लस 5x डिवाइडेड बाई 4, तो 15/4 प्लस 5/4x। ठीक है, तो मुझे बोलो कि b कितना हो जाएगा, मतलब ये वाला कितना हो जाएगा, बी वाई एक्स कितना हो जाएगा 5/4, बी एक्स वाई नहीं पता, 5/4। ठीक है, अब बोथ साइड स्क्वेयर कर दो, बोथ साइड स्क्वेयर कर दो, 0.75 का स्क्वेयर और इधर कितना हो रहा है, ये तो स्क्वायर हट के 0.75 এর হচ্ছে 0.5625 out of 0.5625, हाँ ये तो रूट हट जाएगा। ठीक है, और हाँ प्लस माइनस तो हमें पता है कौन सा साइन होगा, बी एक्स वाई प्लस है, सॉरी आर एक्स वाई प्लस अगर में प्लस साइन है, हाँ सब प्लस होगा, तो फिर इसको लेके और कुछ नहीं करे, तो बी एक्स वाई कितना हो जाएगा 0.5625 इंटू 4/5, बोलो कितना होगा, 0.45 मैम, ऑप्शन ए। 0.45 ऑप्शन ए। ऐसा हम लोगों ने किया था, ठीक है, उसी से हो गया। अच्छा अब 22, इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड दैट ऑफ x ऑन y गिवन बाय, बता दिया है कौन सा क्या है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x y, मतलब r x y पूछा, तो r x y इक्वल टू क्या होता है, b x y इंटू b y x, उसी से निकल जाए। 22, तो y ऑन x वाला इक्वेशन भी हमें पता है, x ऑन y वाला कौन सा इक्वेशन है वो भी हमें पता है। ठीक है, ये हमें बता दिया है। तो देखो इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x जो है वो है y इक्वल टू -2x +3, तो बी वाई एक्स कितना हो गया -2, और x ऑन y है 8x इक्वल टू -y +3, -y/8 +3/8, तो बी एक्स वाई कितना हो जाएगा -1/8। हमें पूछा है आर एक्स वाई क्योंकि कोर रिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन पूछा है, तो फिर -2 -1/8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर प्लस माइनस 2/8। हाँ अब आंसर प्लस में ले कि माइनस में ले, क्योंकि सभी का सेम साइन होना चाहिए, माइनस। आंसर माइनस। हाँ आंसर देखो 0 पॉइंट में है, तो कौन सा वाला पॉइंट आ जाएगा, -0.5, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, 22 का आंसर ऑप्शन सी होगा। 23 में क्या बोला है, देखो 23 और 24 बस ये दो करेंगे। 23 में बोला है if the regression coefficient of y on x, the coefficient of correlation between x and y and variance of y are this, what is the variance of x, तो पुट करो कौन सा फॉर्मूला होगा, वही आर एक्स वाई रूट रूट ओवर नहीं, मतलब वो जो था ना चेंज वाला स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, वो वाला करेंगे तो आ जाएगा। ये देखो हमें बी वाई एक्स बता दिया है, देखो क्वेश्चन पढ़ के, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x मतलब बी वाई एक्स, द कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन x एंड y मतलब आर एक्स वाई। ठीक है, अच्छा और वेरिएंस ऑफ y मतलब वेरिएंस ऑफ y, ये मतलब एच डी का, मतलब वेरिएंस का रूट करोगे तो एच डी आ जाएगा, बता दिया है कितना, -3/4 √3/2 √3 -3 √3/2 और 4, ये वाला 4 वेरिएंस ऑफ y, ये 4। व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ x, हमें पूछा है वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहला बात है कि ये क्वेश्चन गलत है, क्यों है, -3/4 अगर बी वाई एक्स होगा तो आर एक्स वाई भी माइनस होना चाहिए या दोनों प्लस होना चाहिए, ये माइनस में है ये प्लस में, लेकिन इस बार हमें आंसर नन ऑफ दिस नहीं दिया है, तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, मतलब क्वेश्चन को ठीक करना पड़ेगा। एक्चुअली वो ये वाला क्वेश्चन है जो मैंने बोला था ठीक करना पड़ेगा, एक्चुअली ये ना प्लस होगा, ये गलत दिया हुआ, ये प्लस होने से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है।
ठीक है। अब देखो मुझे पता है कि बी बाई एक्स क्या होता है, बी बाई एक्स होता है आर एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स। अगर बी वाई एक्स होता है तो ऊपर वाई नीचे एक्स, और बी एक्स वाई होता है तो ऊपर एक्स नीचे वाई। आर एक्स वाई मुझे पता है √3/2, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना होगा, वेरियांस का रूट करोगे तो एस डी निकल जाएगा, और ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अब ये कैलकुलेट करो, √3/2 इंटू 2/स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स, तो ये 2 कैंसिल, ठीक है। और बी वाई एक्स भी तो हमें पता है 3/4, तो 3/4 इक्वल टू √3/स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स। तो बोलो स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 4 इंटू √3/3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, क्योंकि मुझे वेरियांस चाहिए, तो एस डी का स्क्वायर। तो वेरियांस ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो फिर ये हो गया 16/3, कितना आएगा देखते हैं, 16/3 फॉर्मेट में ही होगा शायद, हाँ बी। बोलो समझ में आया, और एक ही बाकी है, बोलो। हाँ मैम। अब लास्ट 24, y बता दिया है 3x+4, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, एरिथमेटिक मीन ऑफ x इज व्हाट इज द एरिथमेटिक मीन ऑफ y। अच्छा, तो ये मेरा इक्वेशन है जिसमें ये y ऑन x वाला है, एरिथमेटिक मीन मतलब x बार है -1, तो y बार कितना होगा, तो इसको सॉल्व करने से जो y का आंसर आएगा वही y बार होगा। जैसे सॉल्व करने से जो पॉइंट निकलता है वही x बार y बार होता है, तो वही पॉइंट यहाँ पुट करेंगे तो लाइन का आंसर आ जाएगा, मतलब एक्स वाई का आंसर आ जाएगा पॉइंट का। तो x बार मुझे पता है, तो फिर सिंपल कुछ नहीं, वैल्यू पुट करो, पता चल जाएगा कितना होगा। पुट करके बताओ कितना होगा। मैम 1। हाँ 1 होगा। ये y इक्वल 3x+4 बोल रखा है, तो y बार इक्वल 3x बार +4, जिसमें से x बार पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है -1। 1 आ गया, ठीक है, 1 मतलब ऑप्शन, ठीक है। 24 का आंसर ऑप्शन ए हो गया। अच्छा, अब बाकी रहा सेट सी और सेट ए, जिसमें से सेट ए बेसी इंपॉर्टेंट होता है, तो पहले हम लोग सेट ए करेंगे, फिर सेट सी भी कर लेंगे, ठीक है। और प्रीवियस जो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था उसमें भी शायद सेट सी का कुछ क्वेश्चन बाकी था, मैंने बोला था कि अलग से करवा देंगे वो, ठीक है, इसके साथ जोड़ के करवा देंगे, ठीक है, जो जितना टाइम लगेगा। लेकिन उसके पहले तुम लोग ये जरूर देख के रखना कि ये जो मैंने बीच का बोला कि ये सब हो गया है, ये हुआ है कि नहीं। अच्छा, अगर तुम लोग, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्लास कभी कभी मिस कर जाते हो, मैंने ये देखा है, तो हम इतना बोलेंगे कि तुम लोग एक काम कर सकते हो, जो क्लास अपलोड होता है ना वो एक बार चेक करके देखना, वहां पर मिल जाएगा। मुझे तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम कंफर्म नहीं हो पाएंगे। फिर भी तुम लोग को भी एक टास्क दे रहा है कि करके देखो, कि चेक करके देखो कि मैंने करवाया कि नहीं, और इसीलिए तुम लोग को बोल रहे हैं। मुझे जितना लग रहा है शायद मैंने करवाया है, और अगर नहीं लिखा हुआ है कॉपी में तो जरूर लिख लेना चाहिए, ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है जी मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय। थैंक यू मैम, बाय। बाय। बाय।